बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज में खुशामदीद कहा जाता है। ये लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिव बायोलॉजी क्लास जो 28 जून से स्टार्ट हुई थी, उस सिलसिले का ये फर्स्ट वीकली टेस्ट है जिसका आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस टेस्ट में जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से ताल्लुक रखते हैं, और जो हमारे शुरू के 3 लेक्चर्स ये लास्ट वीक में कंप्लीट हुए थे, लेक्चर 1, 2 एंड 3, उन टॉपिक से ये टेस्ट लिया गया था। इन टॉपिक्स में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिजिको-केमिकल नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड स्टोरेज डिजीजेस एंड माइक्रोबॉडीज सच एज पेरोक्सीसोम एंड ग्लाइकोक्सीसोम। तो इन टॉपिक्स को हमने लेक्चर 1 से लेकर 3 तक कवर किया है। इससे पहले कि हम इस डिस्कशन का बाकायदा आगाज करें, सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि आप में से कितने बच्चों ने ये टेस्ट दिया था और आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो इसमें आप ये देखिए, उसमें नूरुलैन 97%, 66 आउट ऑफ 68, वेल डन, बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अबीहा मरियम 96%, 65 क्वेश्चंस ठीक हुए आउट ऑफ 68। देन फातिमा खालिद स्कोर्ड 94%, 64 क्वेश्चंस ठीक हुए आउट ऑफ 68। एंड देन आमिर खान 93%, शुक्र है कोई लड़का भी ऊपर आया है वरना सारी लड़कियां थी। तो 93% आमिर खान ने अचीव किए हैं, और ये 63 क्वेश्चंस ठीक हुए हैं 68 में से। लबीबा हारून 91%, 62 क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। देन करीमुल्ला 90%, 61 क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। मिसबा सैयद 88%, और फिर अरीबा जावेद 81%, मुजम्मिल 79%, और ये आई थिंक सना नवाज 76%, अक्सा मेमन 75%, और ये आदिल सज्जाद साहब हैं 69%, और उसके बाद फिर ये गुल अब्दुर्रहमान 38%, अब्दुल्ला साहब हैं कोई 9% इन्होंने स्कोर किया है, 6 ठीक हुए हैं आउट ऑफ 68। चलें बहरहाल, तो वेल डन नूरुलैन, यू हैव अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन दिस फर्स्ट वीकली टेस्ट। इसी तरह से आप लोगों ने अब ये आइंदा जितने भी वीकली टेस्ट हैं उसमें भरपूर पार्टिसिपेट करना है, ना सिर्फ वीकली टेस्ट बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे ये डेली टेस्ट होंगे उनके भी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली सॉल्व करें। मेजॉरिटी क्वेश्चन वीकली टेस्ट में वो डेली टेस्ट में से ही लिए हुए होते हैं, लेकिन कुछ उसमें नए क्वेश्चंस भी डाले गए होते हैं। असल में जो डेली टेस्ट के अंदर कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन या डिस्कशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको फिर ये वीकली टेस्ट में साथ शामिल कर लिया जाता है। तो इसी तरह से हमारी ये रूटीन जारी रहेगी। तो अब आपने यकीनन अपने पास क्वेश्चन नोट किए होंगे, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर भी इस टेस्ट की आंसर की नज़र आ रही है। तो इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने नोट डाउन करके रखे हुए तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। मैं वैसे ये एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताता जाता हूँ आपको। जी, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is represented by the label B in the diagram of the plasma membrane given above? तो लेबल बी आप देख रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट चेन है। हमने अपने लेक्चर के दौरान भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि कार्बोहाइड्रेट चेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ कॉन्जुगेट कर रहे हो तो इनको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, और अगर ये प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट कर रहे हो तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस हवाले से ये ग्लाइकोलिपिड ऑप्शन गिवन था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज मोस्ट करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन? तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हेरिडिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस वजह से ये इनकरेक्ट होगा। लेकिन गोल्जी बॉडीज और पैकेजिंग, ये 2 बड़े रेलिवेंट
हैं आपस में, गोल्जी बॉडीज का रोल होता है पैकेजिंग का, तो इस वजह से ये आंसर बनेगा यहाँ पर। माइटोकॉन्ड्रिया का डाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है और इसी तरह से लाइसोसोम का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटीन सिंथेसिस, इसके साथ इसका यूं डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट ऑप्शन है वो यही था, गोल्जी बॉडीज एंड पैकेजिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, वंस द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हैज बीन फॉर्म्ड ऑन राइबोसोम, ऑल द इनकमिंग अमाइनोसिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्सेस आर अटैच्ड। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ट्रांसलेशन के दौरान इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तो एक्चुअली पी साइड पे बनता है, लेकिन बाद में फिर जितने भी अमाइनोसिल टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आते हैं वो ए साइड के ऊपर बाइंड करते हैं। ठीक है, इस वजह से ये ए साइड है यहाँ पर। तो बाकी कोई भी जो ऑप्शन है वो इसके साथ कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बाकी ऑप्शंस। अगर बेटे किसी भी सवाल के अंदर आपको एतराज हो जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप फ्रीली उसके अंदर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, उसमें अपना ऑब्जेक्शन बताएं और फिर उसको हम रिजॉल्व करें ताकि। नेक्स्ट आप देखिए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स में इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल एक्सेप्ट। तो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में वैक्सेस भी इन्वॉल्व हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी इन्वॉल्व हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं, बट पॉली न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल नहीं होते। तो इस वजह से ये आंसर बनेगा। जी सना बेटे, क्या सवाल है? सर क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने समझाया अभी, इसको प्लीज थोड़ा रिपीट कर दीजिए। जी बिल्कुल बेटे, देखो इसमें हमने बात की है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर ये इस तरह से, एक मिनट में इसको ड्रॉ भी करने की कोशिश करता हूं। जी देखिए, ये आपके सामने मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, ये राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया है और इसके साथ ये मैसेंजर आरएनए अटैच्ड है और इसकी सरफेस को 3 हिस्सों में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। दिस इज नोन एज ई साइट, दिस इज पी साइट एंड दिस इज ए साइट। तो जो फर्स्ट अमाइनोसिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा पी साइट के ऊपर आकर लैंड करेगा, पी साइट के ऊपर उसकी अटैचमेंट होती है और उसके पास सबसे पहला अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मेथियोनिन। अब उसके बाद जितने भी बाद में अमाइनोसिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्सेस आएंगे वो ए साइट के ऊपर बाइंड करेंगे। तो ये बात यहां पर पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। वंस द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हैज बीन फॉर्म, ये जो पहले वाला अमाइनोसिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जब अटैच हो जाता है ना, तो उसकी अटैचमेंट के बाद इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो वंस द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हैज बीन फॉर्म्ड on the ribosome, all the incoming amino cell tRNA complexes are attached on A site of the ribosome। इस वजह से ये A site यहां पर आएगा। ठीक है भाई, अब क्लियर होगी बात आपको? थैंक यू। ओके जी सर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद 8 हो गया था। 9th क्वेश्चन आप देखिए कि when a certain substance crosses a lipid bilayer of the plasma membrane, it first encounters with। तो कोई भी चीज जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करने लगेगी तो सबसे पहले उसका इनकाउंटर किसके साथ होगा? तो सबसे पहले उसका इनकाउंटर होगा हाइड्रोफिलिक जोन के साथ, क्योंकि ये जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर इस तरह से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक लेयर के अंदर और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दूसरी लेयर में। तो आपको ये बताया था ये हाइड्रोफिलिक एरिया होता है, इसका हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफिलिक हेड। और जबकि ये नीचे भी इसी तरह से हाइड्रोफिलिक हेड है, ये भी और ये भी, लेकिन इसके मुकाबले में दरमियान के अंदर आपको ये दो हाइड्रोफोबिक जोन्स नजर आ रहे हैं। हाइड्रोफोबिक जोन, तो यहां पर ए ऑप्शन इस वजह से करेक्ट हो रहा है कि हाइड्रोफिलिक जोन विच कंसिस्ट ऑफ पोलर फॉस्फोलिपिड हेड्स। ठीक है, ये जो हेड होते हैं फॉस्फोलिपिड के, ये पोलर इन नेचर होते हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। इसके मुकाबले में बाकी कोई भी ऑप्शन इसके साथ कंफ्यूज नहीं कर रहा। हाइड्रोफोबिक जोन नहीं होगा, हाइड्रोफिलिक जोन इस वाले ऑप्शन को हम फिर देख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जिस ऑप्शन के साथ भी हाइड्रोफोबिक लिखा हुआ है उसको तो हम सिरे से ही एक्सक्लूड कर सकते हैं ना। तो अब ये देखो सी के अंदर हाइड्रोफिलिक जोन विच कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड टेल, तो इसका जो हाइड्रोफिलिक जोन है वो नॉन पोलर नहीं होता, वो हमेशा पोलर होता है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, तो ये बगैर किसी शक के इसको हम पिक कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जी मिसबाह, क्या सवाल है?
सर क्वेश्चन नंबर 1 में था कि जो सेल वॉल्स होती है उनकी कंपोजिशन में कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, जो नहीं था हमको और सिलेक्ट करना था। तो सर बाकी सब मॉलिक्यूल्स की तो हमको एग्जांपल पता है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड किस सेल वॉल में इन्वॉल्व होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म सेल वॉल में इन्वॉल्व होते हैं? जी बेटे, पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं ना, ये उसमें आर्कियल सेल वॉल के अंदर आर्कियोबैक्टीरिया एक ग्रुप है प्रोकैरियोट्स का, उनकी सेल वॉल में पॉलीपेप्टाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये हमने लेक्चर में भी इस बात का जिक्र किया था, और वहां पर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया था साथ ही जब ये टॉपिक में कवर करा था। सही है यस। ओके। जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट देखिए, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड इन। तो एक्चुअली ये जो राइबोसोमल आरएनए ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, जहां पर राइबोसोम की असेंबली हो रही होती है, वहां पर ये राइबोसोमल आरएनए स्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए इज फॉर्म्ड इन या सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। हालांकि जो बाकी जो आरएनए है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। अगर यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए के बजाय मैसेंजर आरएनए या किसी और आरएनए का जिक्र होता है तो फिर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को पिक करते हैं। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट है सिस फेज ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ सिस फेज। बेसिकली ये फॉर्मिंग फेज है, इस वजह से आप ये मेच्योरिंग फेज वाले ऑप्शंस को इजीली एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो सिस फेज कभी भी ट्रांसफेज तो हो ही नहीं सकता, इस वजह से ये ऑप्शन भी चला जाएगा। अब ये दो ऑप्शंस रह जाते हैं हमारे पास, फॉर्मिंग फेज विच कंसिस्ट ऑफ ओल्ड सिस्टर्न एंड फॉर्मिंग फेज विच कंसिस्ट ऑफ यंग सिस्टर्न है। तो असल में जो फॉर्मिंग फेज वाली साइड होती है, जहां पर ये वेजिकल्स इस तरह से आ रहे होते हैं और नए सिस्टर्ने को वो फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, ये फॉर्मिंग फेज है। इस जगह पर वेजिकल्स आकर फ्यूज करेंगे एंड न्यू सिस्टर्ने विल बी फॉर्म। तो इस वजह से यंग सिस्टर्ने यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये बी ऑप्शन इस वजह से हमने करेक्ट किया है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं? तो इनफैक्ट 70th राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या क्लोरोप्लास्ट्रोमा के अंदर ये मौजूद होते हैं 70th राइबोसोम। इस वजह से इसको भी कंसिडर करें आप। 80th राइबोसोम तो होते ही हैं, मीजोसोम अलबत्ता नहीं है, तो इस वजह से बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय द लाइसोसोमल एंजाइम्स टू कॉज ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। अब देखो, जब ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना, ये हाइड्रोलेसिस टाइप के एंजाइम है। हाइड्रोलेसिस का मतलब है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम, और ये ब्रेक डाउन कॉज करने के लिए वाटर इनको रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, आई एम सॉरी, ये गलती से प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे पिक हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ पर आंसर बनेगा वाटर, ठीक है। इसको हम वो की के अंदर करेक्ट कर देंगे, चलें। ये असल आंसर इसमें वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन गलती से पिक हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इस तरह से ये की भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। 14th आप देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर एक्टिविटीज एक्सेप्ट। तो इसमें तमाम सेलुलर एक्टिविटीज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है सिवाय, तो इसमें देखिए मेंटेनेंस ऑफ डेफिनेट शेप ऑफ एनिमल। तो डेफिनेट शेप के अंदर डेफिनेट शेप मेंटेन करने में सेल मेम्ब्रेन का कोई किरदार नहीं है। या तो साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होगा अगर एनिमल सेल की बात है तो, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो वहां पर डेफिनेट शेप मेंटेन करने में सेल वॉल का मेजर रोल है। तो ये वाला रोल इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं है। अलबत्ता बाकी सारे रोल जैसे एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल, या फिर मेंटेनेंस ऑफ सुटेबल पीएच इन द साइटोप्लाज्म बाय मींस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एच आइंस, तो ये वाला काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। और जनरेशन ऑफ आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल टू परफॉर्म इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे न्यूरॉन सेल में परफॉर्म करी। और सिक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल, तो ये भी काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। नंबर 15, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज एंश्योर्ड बाय। तो देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड and the number of amino acid, and this is actually ensured by the ribosome, प्राइमरी स्ट्रक्चर। हालांकि अगर यहाँ पर बात होती है ना सेकेंडरी या टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, वो कहाँ स्टैब्लिश होता है, फिर हम ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ सोचते हैं, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन करता है मॉलिक्यूल्स की। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है प्रोटीन की, वो राइबोसोम के ऊपर स्टैब्लिश होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूछ लेते हैं ना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एनकोडेड बाय,
तो इनकोडेड बाय फिर वो राइबोसोम नहीं आता उसमें, वो फिर न्यूक्लियस आएगा या फिर क्रोमोसोम आएगा या फिर डीएनए उसमें आएगा। तो इनकोड करना या इंश्योर करना, ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो उसमें आप देखिए कि सम लाइसोसोमल डिजीजेज आर हेरिडिटरी इन नेचर, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड सम यूज हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि शायद कुछ हेरिडिटरी नहीं होती, जबकि तमाम लाइसोसोमल डिजीजेज हेरिडिटरी इन नेचर हैं। ठीक है, तो इस वजह से सम की वजह से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज इज आइदर कंजेनाइटल डिजीज और हेरिडिटरी। तो दरअसल ये जितनी भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज होती हैं, ये ना सिर्फ हेरिडिटरी होती हैं बल्कि कंजेनाइटल भी होती हैं। तो ये आइदर की वजह से हम इस ऑप्शन को भी एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये या तो कंजेनाइटल हो या फिर ये हेरिडिटरी हो, ऐसा नहीं। ये दोनों प्रॉपर्टीज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में नजर आएंगी। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम। तो इसमें कुछ एंजाइम की एक्यूमुलेशन की वजह से ये डिजीज हो रही है। ये गलत है, हालांकि ये लैक की वजह से, अगर यहाँ पर एक्यूमुलेशन की वजह से लैकिंग की या मिसिंग वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ होता है तो हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं। और ये डी ऑप्शन देखें जो करेक्ट आंसर है, द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन सबस्ट्रेट्स। बिल्कुल, कोई सबस्ट्रेट जिसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मिसिंग होता है तो वो सबस्ट्रेट जैसे ही सेल में दाखिल होगा तो वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, इसकी वजह से ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होती है। और सम लाइसोसोमल डिजीजेज आर कंजेनाइटल इन नेचर, अगेन सम की वजह से हम इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये राइट आंसर बन रहा है। Number 17, which of the following would likely move through a lipid bilayer of plasma membrane most easily, most rapidly? तो उसमें देखें जो चीज ज्यादा आसानी से गुजर सकती है और सिंपल डिफ्यूजन के जरिए गुजरेगी वो ज्यादा रैपिडली गुजरेगी। अमाइनो एसिड्स को मूव करने के लिए कुछ खास चैनल्स चाहिए होते हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड potassium ions, all of them are dependent upon the transport proteins except CO2. CO2 can be diffused through the lipid bilayer of the plasma membrane. इस वजह से ये आंसर हम पिक कर रहे हैं। Number 18, which of the following outermost layer of the cell wall of an intact plant cell? तो इंटेक्ट प्लांट सेल का यहाँ पे मतलब ये होगा कि ऐसा सेल जो अभी अपने टिश्यू के अंदर मौजूद है, उस स्टेज में अगर हम उस स्टेट में अगर आउटर मोस्ट लेयर देखें तो वो प्लाज्मा में ये मिडल लैमेला होगा। सही है, लेकिन अगर आइसोलेटेड सेल की बात होती है, अगर हम मिडल लैमेला डिसॉल्व करके किसी टिश्यू में से सेल्स को बाहर निकाल लेते हैं तो वो जो बाहर निकला हुआ एक आइसोलेटेड सेल होगा उसमें प्राइमरी वॉल फिर आउटर मोस्ट लेयर हो सकती है। What are the correct locations of ribosome in the typical eukaryotic cell? तो अब देखो एक typical eukaryotic cell में राइबोसोम की करेक्ट लोकेशन क्या हो सकती है? दे आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म, यस बिल्कुल। दे आर अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल ये भी दुरुस्त है। दे आर अटैच टू इनसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो ये गलत है। ठीक है, ये पहले दो करेक्ट होंगे, इस वजह से 1 and 2 ओनली हमने यहाँ पे पिक किया। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग contain enzymes that transfer hydrogen from various substrates to oxygen to make H2O2. तो H2O2 that is hydrogen peroxide, इसकी फॉर्मेशन पेरोक्सीजोम के अंदर होती है, इस वजह से हम बगैर किसी डाउट के इसको पिक कर सकते हैं। 21, you are working on a team that is designing a new drug. In order for this drug to work, it must enter the cytoplasm of specific target cell. ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक टारगेट सेल है उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ये दाखिल होंगी ये ड्रग्स। तो इसमें जी आमिर खान क्या सवाल है बेटे? सर ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैन इजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन में तो सर आपने ग्लूकोज भी दिया था। कौन से मॉलिक्यूल्स इजीली पास कर सकते हैं? सर ये जो लिखा है द सब्सटेंस सर लिपिड सॉल्युबल मोर, जी ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना? जी सर। तो आयंस, अच्छा वो पंजाब वाली बुक में ग्लूकोज का लिखा हुआ है कि ग्लूकोज मूव कर जाता है इजीली।
ग्लूकोज बेटे वो स्मॉल गैस मॉलिक्यूल वाटर हाँ एंड ग्लूकोज। मैं आपको बताता हूँ। देखिए ग्लूकोज जो है ना वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज कैन मूव, बट ज्यादा जो बल्क में ग्लूकोज की मूवमेंट है वो स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स उन्हें कहा जाता है, उसके जरिए की मूवमेंट होती है उन मॉलिक्यूल्स उन ग्लूकोज की। ठीक है, तो इस वजह से ग्लूकोज कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है दैट कैन इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके मुकाबले लेकिन में कार्बन डाइऑक्साइड का वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है पंजाब की बुक में। हाँ तो वो तो मूव करता है ना बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने ये CO2 को प्रेफर किया ना इसके मुकाबले में। ठीक है, जी इवन अगर यहाँ पर वाटर भी गिवन होता है ना बेटा, तो वाटर के मुकाबले में भी आप CO2 को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वाटर की भी ज्यादा बल्क में जो मूवमेंट है वो स्पेशल चैनल्स के जरिए होती है जिनको एक्वापोरेंस कहा जाता है। वाटर टू सम एक्सटेंट कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन ज्यादा वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये वजह थी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि ये हम बात कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ फैक्टर दैट डिटरमाइंस, एक सेकेंड 21, हाँ जी, यू आर वर्किंग ऑन अ टीम दैट इज डिजाइनिंग अ ड्रग, in order for this drug to work it must enter the cytoplasm of specific target cell. Which of the following would be the factor that determines whether the molecule enters the cell? तो देखो इसमें होता क्या है कि ड्रग की जब तक सिमिलैरिटी उसके रिसेप्टर्स के साथ, टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ ना हो तब तक वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी ड्रग कंपाउंड इज इंटरसेप्टेड बाय द पर्टिकुलर रिसेप्टर ऑफ द टारगेट सेल, और उसके बाद फिर वो अंदर दाखिल होगी। अगर किसी ड्रग कंपाउंड का रिसेप्टर ही टारगेट सेल के ऊपर मौजूद नहीं है तो वो उस टारगेट सेल में दाखिल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये इस वजह से हम ये इसको पिक कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट अकर इन, देखो ये फैटी एसिड का कार्बोहाइड्रेट में जो कन्वर्जन है ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के जरिए होता है और ये ग्लाइऑक्सीजोम का फीचर है। वैसे लिपिड सिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको पिक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट ये स्पेसिफिक कन्वर्जन है व्हिच अकर्स इन द ग्लाइऑक्सीजोम। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसमें देखिए सेल वॉल इज सेमी परमिएबल व्हाइल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फुली, गलत है ये। बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल आर फुली परमिएबल, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन असल में सेमी परमिएबल है। बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल आर सेमी परमिएबल, ये भी गलत हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल व्हाइल द सेल वॉल इज फुली परमिएबल, यस ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। नाइदर प्लाज्मा नॉर सेल वॉल आर सेमी परमिएबल, तो देखिए तमाम ऑप्शन में ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, प्रोटीन्स आर मोस्टली कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स इन, तो प्रोटीन्स की ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्जन ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन है और इसको मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, एंड दिस इज द रोल ऑफ गोल्जी apparatus, इस वजह से हम इसको पिक कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि in the human body approximately 200 cell types are found that determines the recognition, what determines the recognition of these cell types, तो ये जो कोई भी सेल है उसकी रिकग्निशन कैसे होती है कि वो दूसरे से मुख्तलिफ है। एक तो उसके अंदर एंटीजेंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हर एक सेल के ऊपर स्पेसिफिक सेट ऑफ रिसेप्टर भी मौजूद होता है, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ एंटीजेंस को प्रेफर करने के बजाय आप एंटीजेंस एंड रिसेप्टर दोनों को यहाँ पे क्रेडिट देंगे कि कोई भी ये जो सेल टाइप है उसकी रिकग्निशन इन दोनों के जरिए हो रही है। वैसे अगर हम स्पेसिफिकली रोल की बात करें कि द रिकग्निशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रिकग्निशन टू अ स्पेसिफिक सेल, तो उसमें एंटीजन जो है ना वो मेनली इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो 200 सेल टाइप्स हैं अगर इनको कंपेयर करना हो आपस में, यानी एक से ज्यादा सेल अगर आपके सामने गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप इन दोनों के दरमियान किन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इन अवेलेबल ऑप्शंस में हम ये एंटीजन और रिसेप्टर दोनों को पिक करेंगे, इस वजह से ये आंसर पिक किया हमने। नंबर 26, मैक्रोफेजेस विल कंटेन
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इन अबंडेंस। तो उसमें देखिए मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बहुत ज्यादा, और फैगोसाइटिक एक्टिविटी के लिए लाइसोसोम का होना जरूरी है, इस वजह से ये लाइसोसोम यहाँ पे हम पिक करेंगे। अच्छा, हाउ सेकेंडरी लाइसोसोम इज फॉर्म्ड। तो सेकेंडरी लाइसोसोम आप याद करें मैकेनिज्म ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उसमें सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फूड वैक्यूल। जब सेल कोई फूड एनगल्फ कर लेता है तो वो फूड वैक्यूल फिर उसके प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा। इन दिस वे सेकेंडरी लाइसोसोम विल बी फॉर्म्ड। अच्छा, 28 में आप देखें कि इन एनिमल सेल lacking an animal cell lacking oligosaccharide on the external surface of its plasma membrane would likely be impaired with in which function। तो देखो पॉलीसेक्राइड सॉरी ओलिगोसेक्राइड अगर किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पर ये ग्लाइकोप्रोटीन ये ग्लाइकोलिपिड्स नहीं है। ठीक है, तो अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन ये ग्लाइकोलिपिड नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या यहाँ पर होगा, ट्रांसपोर्टिंग आइन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अटैचिंग टू द साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन वैसे ही अटैचमेंट इनर साइड पर करता है, इस वजह से इसके साथ भी उसका कोई रिलेशन नहीं है। एस्टेब्लिशिंग अ डिफ्यूजन बैरियर टू चार्ज मॉलिक्यूल, तो इसमें देखो चार्ज मॉलिक्यूल के लिए डिफ्यूजन बैरियर का स्टैब्लिश करना, इसके साथ भी ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का कोई ताल्लुक नहीं है। या मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी भी दरअसल ये बायलेयर की वो लिपिड पोर्शन के जरिए स्टैब्लिश होती है। तो दरअसल ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स हैं दे act as antigens, and with the help of antigen one cell can attach with other cell or one cell can be recognized easily। तो ये सेल रिकग्निशन बेसिकली ये लेस हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी अगर ये ओलिगोसेक्राइड्स उसकी सरफेस के ऊपर लैग कर रहे हैं। नंबर 29, when ribosomal subunits are combined together during translation the salt bonds are formed between। तो देखो ये जो साल्ट बॉन्ड्स बनते हैं वो बनेंगे बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द राइबोसोमल आरएनए एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो ग्रुप ये अल्कलाइन पोर्शन है और फॉस्फेट ग्रुप ये एसिडिक पार्ट है। तो अल्कलाइन और एसिडिक पोर्शन के कंबाइन होने से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड साल्ट बॉन्ड। तो इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ पे पिक होगा। अच्छा, which of the following compound is absent in the plasma membrane of most plants and बैक्टीरियल सेल। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो बैक्टीरियल सेल में तो मोस्टली एब्सेंट है एंड इन सम ऑफ द प्लांट सेल कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट। 31, हाउ अ ड्रग कंपाउंड रिकॉग्नाइजेज अ पर्टिकुलर टारगेट सेल इन द बॉडी। तो टारगेट सेल को ड्रग कंपाउंड रिकॉग्नाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है, वैसे सेल को जब हमने डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द अदर सेल्स तो उसमें एंटीजेंस और रिसेप्टर दोनों को हम क्रेडिट देंगे, लेकिन ड्रग कंपाउंड किसी पर्टिकुलर सेल को किस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो ये बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये ऑप्शन इस वजह से हम पिक करेंगे। ऑटोफेगोसोम्स आर एक्चुअली लाइसोसोम्स। ठीक है, ये हमने बताया था कि जो अपने ही ऑर्गेनल्स को खाना शुरू कर दें ऐसे लाइसोसोम्स को ऑटोफेगोसोम्स कहा जाता है। तो दे आर इनफैक्ट लाइसोसोम्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? तो उसमें देखिए जो स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है वो ये लास्ट स्टेटमेंट है कि इट इज अ पैसिव process in which the molecules move from a region of higher concentration to region of lower concentration। अदरवाइज बाकी अगर देखें तो इट इज एन एक्टिव प्रोसेस को रिजेक्ट कर देंगे हम। इट रिक्वायर्स इंटेग्रल प्रोटीन डिफ्यूजन, जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें इंटेग्रल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। इट रिक्वायर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय द सेल, ये भी डिफ्यूजन के लिए दुरुस्त नहीं है। इट इज वेरी रैपिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे तो ये बहुत स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये पैसिव प्रोसेस है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन। जी लबीबा, मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, शायद आप इसी हवाले से बात करने लगी हैं। जी लबीबा बोलिए।
सर ये लाइसोसोम को हम सुसाइड बेग भी कहते हैं ना, सुसाइड सेक्स। जी बिल्कुल। सर ये 32 एमसीक्यूज में सर ये जो बी ऑप्शन भी ठीक है। ऑटोफेगोसोम्स, जी बिल्कुल। देखो ऑटोफेगोसोम्स आर एक्चुअली, क्या ये एक्चुअली सुसाइडल सैक्स है? असल में सुसाइडल सैक्स लाइसोसोम को कहा जाता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फंक्शन की बुनियाद पर कहा जाता है, और वो क्या है कि ये चूंकि ऑटोलिसिस या एपोप्टोसिस कॉज करते हैं उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर इस सुसाइडल, क्योंकि ये एक मोर स्पेसिफिक टर्म है, तो हम इस मोर स्पेसिफिक टर्म के बजाय यहाँ पर हम ये लाइसोसोम जो कि जनरलाइज टर्म है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये जो सुसाइडल सैक है ये ऑटोफैगी के साथ डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑटोफैगी के साथ लाइसोसोमल टर्म वो रिलेट ज्यादा कर रही है। यहाँ पर हम अगर पूछते हैं ना कि मिसाल के तौर पर जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड फॉर द ऑर्गेनल दैट परफॉर्म इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब देखो यहाँ पर अब बात हो रही है कि कोई लाइसोसोम की बात हो रही है ना, लेकिन लाइसोसोम के लिए ये वाली टर्म भी यूज की जाती है। ऐसे सूरत में हम इसको भी पिक कर सकते थे, लेकिन अभी ऑटोफेगोसोम के साथ सुसाइडल बैग का रिलेशन कंपैरेटिवली लेस है, इस वजह से आप इसमें कंफ्यूज ना हो, हम लाइसोसोम को प्रेफर करेंगे यहाँ। सही है। अच्छा जी, उसके बाद अब आप देखिए ये जो मैं क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे दोबारा 33 को मैं बताता हूँ आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन। यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं किया कि सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अगर सोचा जाए तो फिर ये वाली जो बात है कि इट रिक्वायर्स इंटेग्रल प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन, ये बात भी दुरुस्त हो सकती है, ठीक है ना, ये वाली बात भी दुरुस्त हो सकती है। अच्छा, फिर ये जो आखिरी है इट इज पैसिव प्रोसेस। अच्छा ये, लेकिन हम ये इसके मुकाबले में आखिरी स्टेटमेंट को क्यों प्रेफर करेंगे? वो इस वजह से प्रेफर करेंगे कि ये जो है ना कि इट रिक्वायर्स इंटेग्रल प्रोटीन, दिस इज करेक्ट ओनली फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जबकि ये जो आखिरी स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट फॉर बोथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज वेल एज सिंपल डिफ्यूजन। इस वजह से हम इसको प्रेफर करेंगे। समझ आई बात? यहाँ पर आपको सवाल पूछना चाहिए था ये, लेकिन नहीं पूछा, तो मैंने ये दोनों की वजाहत कर दी है कि हम इसके मुकाबले में इसको प्रेफर करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर स्पेसिफिकली बात की जाती तो ये वाली बात भी उसके लिए दुरुस्त हो सकती थी। 34 all of the following are the functions of the membrane protein except, तो membrane protein के तमाम functions हैं except to maintain the membrane fluidity। फ्लूइडिटी जैसे आपको पहले बताया कि वो लिपिड्स का रोल है, वो लिपिड्स का रोल है, तो इस वजह से यहाँ पर प्रोटीन को हम पिक नहीं कर सकते, ठीक है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज मेंटेन्ड बाय द लिपिड। जी भाई, उसके बाद देखिए 35 the ribosomal RNA and protein combine together to make conjugated molecule. Where does it occur in the cell? तो देखो conjugated molecules की फॉर्मेशन वैसे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है ना, लेकिन आप जरा गौर कीजिए यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए की बात हो रही है। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, तो ये दोनों जो हैं ये कंबाइन होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। राइबोसोम की फॉर्मेशन दरअसल न्यूक्लियोलस में होती है, इस वजह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोलस आएगा, तो यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक हो जाए। Then 36, what kinds of molecules pass through a plasma membrane most easily? तो उसमें अब यहाँ पर देखिए स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक, जो स्मॉल और हाइड्रोफोबिक in नेचर है। हाइड्रोफोबिक इस वजह से कि चूंकि लिपिड बाइलेयर उसका जो मेजर पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक होता है ना लिपिड बाइलेयर का, तो इस वजह से जो हाइड्रोफोबिक चीज होगी वो इजीली पास करेगी। लिपिड बाइलेयर का मेजर पोर्शन हाइड्रोफोबिक है, वो इजीली पास कर जाएगी, जबकि जो हाइड्रोफिलिक चीज होगी वो इससे दूर भागेगी, वो इसके अंदर से इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसके ऊपर पहले भी किसी बच्चे ने ऐसे एतराज किया था कि भाई हाइड्रोफिलिक को कह रहे थे कि यहाँ पर आसानी से गुजरना चाहिए, तो असल में देखो ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर पानी भरा हुआ है ना, तो पानी अगर मिसाल के तौर पर बीच में दरिया है, ठीक है, ये दरमियान में कोई रिवर है
और इस रिवर को क्रॉस करना है, तो यहाँ से अगर कोई चीज इधर से क्रॉस करने लगेगी तो अगर तो वो पानी के साथ उसकी एफिनिटी है, यानी पानी में वो तैरना जानती है वो चीज, वो तो आसानी से क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अगर कोई यहाँ पे पानी में तैरना नहीं जानता तो वो यहाँ से आसानी से क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो यही यहाँ पर कि जो हाइड्रोफोबिक जोन के साथ एफिनिटी रखता होगा और खुद भी हाइड्रोफोबिक होगा वो आसानी से गुजर पाएगा और दूसरा नहीं गुजर पाएगा। तो ये वजह है। वाटर passes quickly through cell membrane because it moves through the aquaporins in the membrane। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी वजह से वाटर क्विकली मूव करता है। बिकॉज द लिपिड बाइलेयर इज हाइड्रोफिलिक, ये यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, या वाटर मूवमेंट इज टाइड टू एटीपी हाइड्रोलिसिस, ये इसके लिए एटीपी की वैसी जरूरत नहीं होती है, ये पैसिव मूवमेंट है। इट इज अ स्मॉल पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल, ये भी रीजन नहीं होगा। इट मूव्स थ्रू द हाइड्रोफोबिक चैनल्स, ये भी रीजन नहीं है। तो ये एक्वापोरेंस के जरिए, जो कि स्पेसिफिक वाटर चैनल्स होते हैं, उनके जरिए इसकी मूवमेंट होती है। नंबर 38, फॉर द स्टडी ऑफ लाइसोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द मोस्ट सुटेबल। तो अगेन ये व्हाइट ब्लड सेल, जैसे अभी मैक्रोफेज की बात हुई थी, तो व्हाइट ब्लड सेल सच एज मैक्रोफेज इज द आइडियल सेल फॉर द स्टडी ऑफ लाइसोसोम बिकॉज ऑफ इट्स फैगोसाइटिक एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद साइटोसोल इज, तो साइटोसोल इज लेस विस्कस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, मेनली कंसर्न विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये बड़ा क्लियर है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से ताल्लुक है इसका और लेस विस्कस है, बाकी कोई प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं कर रही। 40, which of the following is likely to happen when ribosomal subunits are combined together during translation। तो जब ट्रांसलेशन के दौरान दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स कंबाइन करेंगे तो ऐसी सूरत में मैग्नीशियम आयंस एक्ट एज कोफैक्टर ऑफ एन एंजाइम दैट बाइंड्स द राइबोसोमल यूनिट्स टुगेदर, बिल्कुल ये दुरुस्त है। साल्ट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, अगेन इट इज करेक्ट। एंड मैसेंजर आरएनए इज अटैच्ड विद अ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, अगेन दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ये सारे ही हकीकत में करेक्ट हैं कि जब भी राइबोसोमल सब यूनिट्स कंबाइन होंगे तो ये सारा कुछ होगा। Number 41, which of the following organelle is also known as suicidal bag or suicidal sacs। तो यहाँ पर देखिए लाइसोसोम बिल्कुल क्लियरली ये आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए which of the following is correct sequence of layers from cytoplasm to the periphery in a typical plant cell। तो साइटोप्लाज्म से पेरिफेरी की तरफ जाएं तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आना चाहिए, तो मिडल लैमेला नहीं आएगा, सेल मेम्ब्रेन की सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, पहले वाले को हम एक्सक्लूड कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये चारों में से प्राइमरी, ये सेल मेम्ब्रेन के बाद सेकंड नंबर पर अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेकंड नंबर पर फिर क्या आना चाहिए, फिर सेकेंडरी वॉल आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम चूंकि टिपिकल प्लांट सेल की बात की जा रही है तो हम अज्यूम करेंगे कि सेल वॉल की तीनों लेयर्स हैं। वैसे अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्लांट सेल की बात होती जैसे पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा, तो हम उसके मुताबिक सोचते हैं कि सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होगी या नहीं, तो लेकिन यहाँ पर जिक्र नहीं है तो इस वजह से अज्यूम करेंगे कि सेकेंडरी वॉल मौजूद है। इस वजह से प्राइमरी ये सेल मेम्ब्रेन के बाद सेकेंडरी वॉल, फिर प्राइमरी वॉल, फिर मिडल लैमेला, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, which of the following is the smaller subunit of eukaryotic ribosome। तो eukaryotic ribosome is made up of two subunit 40S and 60S, therefore the smaller will be 40S। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर ये 30S को पिक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो गिवन राइबोसोमल सबयूनिट्स है उसमें सबसे छोटा ये 30S ही है, तो इस वजह से वो इसको पिक करने की कोशिश करते हैं। नंबर 44, लिपिड बाइलेयर इज केप्ट क्लोज्ड ड्यू टू। तो लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होती है, वो जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दे हैव सम अट्रैक्शन विथ ईच अदर नोन एज हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन, इसकी वजह से वो आपस में क्लोज हो रही होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेट ऑफ द सेकेंडरी लाइसोसोम। फेट मैंने आपको पहले बताया था, फेट कहते हैं किस्मत को, किस्मत के सेकेंडरी लाइसोसोम की किस्मत क्या है, यानी उसने आगे चलकर किस में ट्रांसफॉर्म होना है। तो इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू फूड वैक्यूल, नो, बल्कि ये तो बना था फूड वैक्यूल से। आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड
इन द सेल इट बिकम्स प्राइमरी लाइसोसोम, ये भी गलत है, ये प्राइमरी लाइसोसोम से ही दरअसल ओरिजिनेट हुआ है। इट इज इन्वॉल्व इन एक्सोसाइटोसिस ऑफ द वेस्ट, ये भी गलत है। इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये दुरुस्त है, क्योंकि जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम में तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में तब्दील हो जाएगा। सही है। 46 आप देखें कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द रोल ऑफ पेप्टाइडल साइट ऑफ द राइबोसोम इज टू receive first incoming aminosyl DNA complex that possesses methionine। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मैंने अभी आपको समझाया था कि वो पी साइड के ऊपर स्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो ये सबसे यहाँ पर सुटेबल ऑप्शन है। अदरवाइज मेक साल्ट बॉन्ड, ये भी इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। स्टोर मैग्नीशियम आयंस या फिर स्टोर अमाइनो एसिड, इनमें से कोई भी इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा प्रॉपरली। नंबर 47, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेस सेल वॉल हैव, तो सेल वॉल जितने भी ऑर्गेनिजम्स में उनमें ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो पॉलीसेकेराइड से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से पॉलीसेकेराइड इन देयर सेल वॉल ये पिक करेंगे हम। नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वेज दैट द मेम्ब्रेन्स ऑफ विंटर व्हीट आर एबल टू रिमेन फ्लूइड व्हेन इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। तो ये जो विंटर व्हीट की मेम्ब्रेन फ्लूइड रहेगी बहुत ज्यादा कोल्ड के अंदर, हालांकि कोल्ड में उसके अंदर फ्रीजिंग हो सकती थी कोल्ड स्ट्रेस के दौरान, लेकिन वो फ्लूइड रहेगी किस वजह से? बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो जल्दी फ्रीज करते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उनकी फ्रीजिंग बहुत लेट होती है, उनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो इस वजह से ड्यूरिंग कोल्ड स्ट्रेस प्लांट्स के पास की स्ट्रेटजी है कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नंबर इंक्रीज करके इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप याद रखो कि कोलेस्ट्रॉल वैसे ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इंश्योर करता है, बट कभी प्लांट सेल कोलेस्ट्रॉल का नंबर इंक्रीज नहीं करता ड्यूरिंग कोल्ड स्ट्रेस, बल्कि अक्सर प्लांट सेल में तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। सही। नंबर 49, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो यहां पर देखो लैक ऑफ ग्लाइकोजन नहीं बल्कि एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन होती है इसमें। डिफेक्टिव प्रोटीन, यस, क्योंकि इसमें एक एंजाइम चूंकि डिफेक्टिव है जिसने ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करना था, इस वजह से ये ऑप्शन हम पिक कर सकते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेज नहीं, अगर यहां पर वर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है ना तो हम इसको पिक कर सकते थे। कीप इन योर माइंड, कार्बोहाइड्रेज इज द एंजाइम दैट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक्यूमुलेशन से नहीं हो रहा, ना ही एक्यूमुलेशन ऑफ स्टार्च, बल्कि यहाँ पे ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन हो रही है, और लैक ऑफ प्रोटीएज भी नहीं आएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन यही था। 50, द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सम एनिमल्स। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है? तो ये कहता है कि इनेबल्स द मेम्ब्रेन टू स्टे फ्लूइड मोर इजीली व्हेन द सेल टेम्परेचर ड्रॉप्स, क्योंकि सेल टेम्परेचर ड्रॉप होने की सूरत में मेम्ब्रेन फ्रीज हो सकती है, तो उसको फ्लूइड नेचर में बरकरार रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बाकी जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं कि मेक्स द मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड तो करता ही नहीं है ये। इनेबल्स द एनिमल टू रिमूव हाइड्रोजन, ये भी गलत है। इनेबल द एनिमल टू ऐड हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा। मेक द एनिमल मोर ससेप्टेबल टू सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आखिरी ऑप्शन इस वजह से हमने पिक किया। नंबर 51, विच ऑफ दीज ऑफन सर्व एज द रिसेप्टर और सेल रिकग्निशन मॉलिक्यूल। रिसेप्टर या सेल रिकग्निशन मॉलिक्यूल ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये इंट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन नहीं हो सकती। इंटीग्रिन्स ये इंटेग्रल प्रोटीन्स को कहते हैं, और ये इंटीग्रिन्स ये इंटेग्रल प्रोटीन की स्पेसिफिक क्लास है, ठीक है। और इसके अलावा इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन भी ये नहीं हो सकती। ये तो असल में सरफेस के ऊपर चीज डिस्प्ले होगी और वो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ही हैं। Number 52, the liver is involved in the detoxification of many poisons and drugs. Which of the following structure is primarily involved in this process and therefore abundant in liver cells? ठीक है भाई, तो इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होता है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि 80s राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। 80s राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियस में, जबकि 70s राइबोसोम्स ये बनेंगे
या तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, Mitochondria. हाँ, या फिर क्लोरोप्लास्ट्रोमा में, या फिर अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसके साइटोप्लाज्म में। अच्छा 54, which structure is the site of synthesis of protein that may be exported from the cell? तो याद रखो कि जो सेल से बाहर प्रोटीन एक्सपोर्ट होनी होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनती है, और जो प्रोटीन सेल के अंदर यूटिलाइज होनी है वो फ्री राइबोसोम्स के ऊपर बनती है। Which of the following functions of the Golgi complex is specific to the plant cell? तो इसमें देखो सेल वॉल सिंथेसिस इज स्पेसिफिक टू द प्लांट सेल। यहाँ पर बात बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर वो ऑप्शंस को देखें तो ये सारी ऑप्शन प्लांट सेल से रेलेवेंट है, तो ऑल ऑफ द अबव में बाज बच्चे मिसलीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है स्पेसिफिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हवाले से। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सिर्फ ये रोल है जो प्लांट सेल के लिए स्पेसिफिक है। अच्छा, सेल ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया मूव about in cytoplasm by circular streaming movement of the cytoplasm which are due to contractile activity of microfilament। और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को भी आप याद रखें, इस मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस। दिस मूवमेंट इज नोन एज साइक्लोसिस। नंबर 57, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन। तो बार बार इस बात का जिक्र हुआ है, ये लिपिड जो कंटेंट होता है मेम्ब्रेन का वो दरअसल फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पॉलीजोम? तो एक पॉलीजोम जो कि चेन ऑफ राइबोसोम है, इसको आप यहाँ पर अगर देखें तो अ सिंगल पॉलीजोम कैन फॉर्म पॉलीमॉर्फिक प्रोटीन। पॉलीमॉर्फिक का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, तो नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, हमेशा एक ही किस्म की पॉलीपेप्टाइड पॉलीसोम से ओरिजिनेट होगी। अब पॉलीसोम कैन प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड, नो, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अच्छा, फिर ये पॉलीसोम कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन, यस, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। अब पॉलीसोम इज एस्टैब्लिश द इंटरेक्शन, अ पॉलीसोम एस्टैब्लिश द इंटरेक्शन ऑफ सिंगल राइबोसोम विद मेनी mRNA। ये भी गलत है, एक mRNA के साथ सेवरल राइबोसोम एसोसिएट करते हैं। अच्छा, मेक साल्ट बॉन्ड्स बिटवीन द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, ये भी नहीं होगा, तो ये सिर्फ सी पोर्शन ऑप्शन जो था ना, ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है यहाँ पर। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सी बात करेक्ट है? तो नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड टेल्स फेस ईच अदर, ठीक है, ये जो टेल्स होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं, और जबकि हेड्स आर पोलर इन नेचर, तो ये टेल्स आपस में फेस कर रही हैं एक दूसरे को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय, देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अपना ओरिजिन कहां से हो रहा है, तो उसमें आप याद रखो कि जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो फॉर्मिंग फेस होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वहां पर ये वेसिकल्स आके डिपॉजिट होते हैं और वहां से न्यू सिस्टर्ने फॉर्म होते हैं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स फ्रॉम द रफ, सिक्रेटरी वेसिकल्स तो वो होते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलकर मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वो ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम रफ, रफ से डायरेक्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ कम्युनिकेशन नहीं होती है, हमेशा थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कम्युनिकेशन होगी। 61, when plant cell undergoes a cell division, Golgi vesicles begin to arrange themselves on the equator region during cytokinesis। ये वर्ड cytokinesis है, ठीक है, सो करेक्ट करें, cytokinesis। अच्छा, which of the following layer is formed by the material found in those vesicle? तो देखो सबसे पहले जो लेयर डिपॉजिट होगी ना वो ये मिडल लेमेला है, बट वंस द साइटोकाइनेसिस हैज अकर्ड, टू डॉटर सेल्स हैव बीन फॉर्म्ड, उसके बाद जो न्यू लेयर डिपॉजिट होगी वो प्राइमरी वॉल है। वो उस दिन बच्चे ने एक ने वो केपीके वाली बुक का रेफरेंस दिया था, उसमें भी यही बात पॉइंट आउट की हुई है कि साइटोकाइनेसिस के बाद जब सेल स्टैब्लिश हो जाता है तो सबसे पहली जो लेयर डिपॉजिट होगी सेल वॉल की वो प्राइमरी वॉल होगी, यानी सेल वॉल उससे पहले स्टैब्लिश हो चुकी थी जब साइटोकाइनेसिस हो रहा था, लेकिन अब जब साइटोकाइनेसिस हो चुका तो उसके बाद जो पहली लेयर बनेगी वो फिर प्राइमरी वॉल होगी, लेकिन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस जो पहली लेयर बन रही है वो मिडल लेमेला, ठीक।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लेबल सी इन द डायग्राम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें सी ये रहा, सी ये मेम्ब्रेन की इनर साइड पर है, यानी ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या होंगे, दीज आर एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। 63. Which of the following is the source of secretory vesicles that release products out of the cell when fused with the cell membrane? तो ये जो secretory vesicles का source क्या है, वो secretory vesicles जो cell membrane के साथ fuse करते हैं अपनी product release करने के लिए, the source of these secretory vesicles is the maturing phase, not the forming phase. Keep in your mind. Okay, तो maturing phase of the Golgi complex, which consists of old cisternae पर ये maturing phase मुश्तमिल होगा। So number 64. Which of the following are the primary structures for the packaging of cellular secretions for export from the cell? तो packaging और export from the cell और cellular secretion, तो ये अल्फाज सब के सब इशारा करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ, ये फौरन जहन में आ जाना चाहिए। यहाँ पर और कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है इसके साथ। Which of the following type of molecules are the major structural component of the plasma membrane? तो plasma membrane का major structural constituent क्या होगा, phospholipid and the proteins। ठीक है, phospholipid and cellulose नहीं होगा, protein and cellulose भी नहीं हो सकता। अच्छा, now number 66. Which of the following is correct about eukaryotic cytoplasm? यहाँ पे particularly eukaryotic साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। तो इसमें आप देखिए कि इट शोज अ सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉल्ड साइनोसिस। ये साइनोसिस लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से बाज बच्चे हो सकते हैं इसको साइक्लोसिस पढ़ के इसको पिक कर लें। तो साइक्लोसिस एक अलग चीज है और साइनोसिस अलग चीज है। साइनोसिस का मतलब था ब्लूनेस। अच्छा, इट इज द मेजर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस इन द स्केलेटल मसल सेल। तो स्केलेटल मसल सेल के अंदर स्टोर हाउस ये साइटोप्लाज्म नहीं होता कैल्शियम आयंस का, वो दरअसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वैसे ये आमतौर पर सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म स्टोर हाउस होता है, लेकिन ये स्केलेटल मसल सेल में वहां कैल्शियम का स्टोर हाउस नहीं है। अच्छा, इट हैज फ्रीली डिस्पर्स 70s राइबोसोम। देखो ये बात प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के लिए तो दुरुस्त हो सकती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हर एक ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, इट्स डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये इसकी डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा। इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सच एज क्रेब्स साइकिल एंड कैल्विन साइकिल। अगेन देखो ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की साइट तो है साइटोप्लाज्म, बट वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्रेब्स साइकिल और कैल्विन साइकिल हरगिज नहीं है। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और कैल्विन साइकिल इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में नहीं होती है। साइटोप्लाज्म में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है या ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ये इस तरह की एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में हो रही है। अच्छा, then which of the following produces and modifies the polysaccharides that will be secreted? तो देखो modification of polysaccharide for the secretion, this is the role of the Golgi complex. वैसे carbohydrate metabolism occurs on smooth endoplasmic reticulum, but ये modification है carbohydrates की, ये कोई carbohydrate metabolism नहीं है। सही, अगर यहां पर होता है ना कि सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड, वो फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पिक करते हैं। अच्छा, नंबर 68, द मिडल रीजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मिडल रीजन है वो हाइड्रोफोबिक, व्हिच कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड टेल्स। सही। नंबर 69, व्हिच लेटर इन द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द राइबोसोमल सब यूनिट्स दैट आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द ट्रांसलेशन। तो देखो यहाँ पर यहाँ से ट्रांसलेशन का आगाज हो रहा है, तो डी इज द कंपोनेंट विच इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द ट्रांसलेशन, इस वजह से डी है। 70, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू एक्वापोरिन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सम सेल्स मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद। तो देखो ये जो वाटर की मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन के जरिए हो रही है, ये किसके साथ रिजेंबल कर रही है,
पिनोसाइटोसिस है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगरचे पिनोसाइटोसिस ये लिक्विड्स की मूवमेंट होती है, बट वो इस तरह से नहीं होता कि एक्वापोरेंस के जरिए हो, सही है। सिंपल डिफ्यूजन भी नहीं हो सकता, फैगोसाइटोसिस भी नहीं, अलबत्ता फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के साथ ये रिजेंबल करेगा। है तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से रिजेंबल इस सेंस में कर रहा है कि एक्वापोरेंस आर इन्वॉल्व। अच्छा, और उसके बाद फिर 71 आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो जब इस तरह टिपिकली आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन से हैं, फिर आप ये इसमें एटीएस को प्रेफर करेंगे। हालांकि 70s आर ऑल्सो फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, लेकिन जब स्पेसिफिकली पूछा जाए तो फिर आप एटीएस राइबोसोम को पिक करेंगे। और आखिरी क्वेश्चन आप देखिए कि इन द स्केलेटल मसल सेल स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड दैट मेनली इन्वॉल्व्स इन, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये इनका मेजर रोल है एज कंपेयर टू द अदर रोल्स। ठीक है जी, ये थे क्वेश्चंस जो आज के टेस्ट में आए। तो उम्मीद है कि इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आप लोगों को। अगरचे ज्यादा मैं बोलता रहा हूँ, आप लोगों ने बीच में पार्टिसिपेट कम किया है। जी मिसबाह, क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड था सर। वो था कि लाइसोसोम आर रिच इन, सर उसका जवाब था एसिड फॉस्फेट्स एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो सर एसिड फॉस्फेट्स किसे कहते हैं? एसिड फॉस्फेटेजेस। एसिड फॉस्फेटेजेस जो होते हैं ना, ये दरअसल न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। ये न्यूक्लियेजेस की काइंड्स होती हैं, दे बिलोंग टू द न्यूक्लियेजेस। एसिड फॉस्फेटेजेस उनको कहा जाता है, यानी ये, हाँ जी जी। तो ये जैसे आरएनए या डीएनए उनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, तो वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं एसिड फॉस्फेटेजेस। ये भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ठीक है सर। और सर एक और एमसीक्यूज था कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज में था सर शायद जी, कि ग्लाइकोलाइसिस आर द साइट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स टू। तो सर उसमें ऑप्शन में मे बी कार्बोहाइड्रेट नहीं था, सक्सीनेट। कल कार्बोहाइड्रेट जी, उसमें सक्सीनेट होगा। सक्सीनेट जो होता है ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट की एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान ये सक्सीनेट बनता है। असल में ये जो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल है दैट अकर्स इन द ग्लाइकोक्सिसोम, उसमें फैटी एसिड सक्सीनेट में तब्दील होते हैं और वो सक्सीनेट फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर दाखिल हो जाता है। तो सक्सीनेट। अच्छा सर, तो सर ये स्पेसिफिक है कि मतलब अगर ग्लाइकोलाइसिस अगर फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन करेगा तो मतलब वो सक्सीनेट में कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल। और चूंकि ये और कोई नहीं, और कोई नहीं, तो ये सक्सीनेट चूंकि कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की एक इंटरमीडिएट स्टेट है जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे पिक कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके जी। और कोई बात भाई? नो सर। सर ये ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन भी न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है? हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है, लेकिन जो राइबोसोमल आरएनए वो न्यूक्लियोलस में बनेगा। ठीक है सर ये प्राइमरी सेल वॉल में पैक्टिक एसिड होता है? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर तो पैक्टिन मेनली मौजूद होता है। पैक्टिक एसिड तो वो मिडिल लैमेला में है। और पैक्टिन भी मिडिल लैमेला में होता है? हाँ, मिडिल लैमेला में पैक्टिन और पैक्टिक एसिड दोनों होते हैं, लेकिन प्राइमरी वॉल पे पैक्टिन मौजूद होता है, सेलुलोज मौजूद होता है और हेमी सेलुलोज होता है। अच्छा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, फिर इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट वीक का आगाज करेंगे और इंशाल्लाह जहां पे हमने छोड़ा था ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.